नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता की पुस्तक केवीएस मदान की फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए संप्रेषण देखते हैं दोस्तों। संप्रेषण की अवधारणा देख लेते हैं। हमारी दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं तथा प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है, इसलिए हमें एक दूसरे तक अपने विचार और भावनाएं पहुंचाने के लिए संदेश संप्रेषण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग है। सभी जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को शब्दों में, मौखिक या लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने में सक्षम है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये बात सामने उभर कर आती है कि मानव सभ्यता और संप्रेषण साधनों का विकास समानांतर चलता रहता है। आगे देख लेते हैं, समानांतर चलता रहता है। हम जो कुछ सोचते हैं वह भी संप्रेषण ही है। संप्रेषण को संदेश वाहन या संदेश भी कहा जाता है। जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है और मृत्यु तक संप्रेषण की महत्ता और आवश्यकता बनी रहती है। सामान्यतः जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। आगे दोस्तों, सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद करना पड़ता है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर कहा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य का 70% में अधिक समय अन्य लोगों के साथ संवाद करने में प्रयुक्त होता है। संप्रेषण का हमारे जीवन में शिक्षा, शैक्षिक, व्यापारिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों में अत्यंत महत्व है। हमें अपने दैनिक जीवन को सरल एवं सफल बनाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ उचित संप्रेषण करना भी पड़ता है। शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से हुए संप्रेषण के कारण मनुष्य की बुद्धि का अर्थपूर्ण विकास संभव हो पाता है। संप्रेषण के बिना मानव सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना करना असंभव है। वास्तव में भोजन, पानी, मकान और वस्त्रों की तरह संप्रेषण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी एक सेकंड दोस्तों, आगे दोस्तों, अभी भी जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक का लेखक इस पाठ के माध्यम से आपके साथ संवाद स्थापित कर रहा है। वर्तमान समय में गतिशीलता, दक्षता और भौतिक या भौगोलिक सीमाओं को लांघने की क्षमता सफलता के लिए महत्व रखती है और संप्रेषण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे संप्रेषण, उसकी परिभाषाएं। ठीक है,
संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसकी शब्द व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। इसका अर्थ होता है दोस्तों सामान्य। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। ठीक है, लिखित हो या मौखिक हो या सांकेतिक हो, सभी संप्रेषण है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। लिटिल के अनुसार मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी या सूचना पहले से ही समत प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है तथा वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति या स्रोत द्वारा दूसरे व्यक्ति या स्रोत को कुछ सार्थक संकेतों, चिन्हों अथवा प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव, तथ्य, सूचना तथा ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रभावी संप्रेषण। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान प्रदान से कुछ अधिक है। इसमें जानकारी के आदान प्रदान के प्रयोजन और छिपी हुई भावना को समझना भी आवश्यक है। प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है। ठीक है, दो तरफा मार्ग है। संदेश की प्रभावशीलता केवल इस बारे में नहीं है कि संदेश कैसे व्यक्त किया जाता है, बल्कि अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि उसको प्रेषक द्वारा वांछित अर्थ में समझा जाता है या नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह कैसे जाना जाए कि संदेश प्रभावी है या नहीं। संदेश को प्रभावी तभी समझा जाता है जब उसमें प्रतिपुष्टि का अव्यय सम्मिलित हो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सम्मिलित हो आगे कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि उसकी कही बात छात्रों की समझ में आ जाए, लेकिन यदि छात्र किसी भी कारणवश समझ ना पाए तो उस व्याख्यान को प्रभावी नहीं माना जाएगा। आगे है दोस्तों प्रतिपुष्टि औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित कुछ भी हो सकती है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मौखिक संवाद में हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर, शरीर की भाषा, धैर्य के साथ सुनना आदि सभी प्रभावी संवाद में योगदान करते हैं। आगे दोस्तों संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। आइए देख लेते हैं संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। आधुनिक समय में समाज में आई सूचना क्रांति के मुख्य घटक जनसंपर्क साधन एवं सोशल मीडिया रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोग भौतिक और सामाजिक वास्तविकता से परिचित रहने के लिए संप्रेषण साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रायः सफल संप्रेषक या संप्रेषक भी होते हैं। हम संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्यों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा कर रहे हैं।
आगे पहला पॉइंट है दोस्तों, सूचना स्वयं को अगत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। ठीक है, आगे है दोस्तों, सहायक होती है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। संप्रेषण के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं। सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी है जो कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सहायक होती है। वर्तमान समाज में सूचना को शक्ति माना जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए। शिक्षा और अधिगम किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। संप्रेषण हमें ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करता है जो कि लोगों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। आगे है तीसरा पॉइंट दोस्तों, समूहों के सुचारू संचालन। प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों से बेहतर समन्वय स्थापित होता है जो किसी भी समूह को प्रभावी संचालन के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 4 दोस्तों, प्रेरणा और मनोबल। संप्रेषण द्वारा एक संगठन में लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या किया जाना है, कितनी अच्छी तरह वे कर रहे हैं, प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और क्या हो सकता है। आगे है विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हुई प्रगति पर प्रतिपुष्टि, वांछित व्यवहार के सुदृढ़ीकरण की दिशा, इन सब बातों के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। मनोबल को सामान्य तौर पर एक सामूहिक घटना माना जाता है और यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। सफल टीम का आधार उच्च मनोबल है जो मूलतः प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर होता है। आगे है दोस्तों नंबर 5, नियंत्रण। संप्रेषण औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिगत रूप में एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर व्यवहार नियंत्रण का कार्य करता है। नंबर 6, सांस्कृतिक संवर्धन। संप्रेषण सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने एवं उनके सृजनात्मक संवर्धन के लिए अवसर प्रदान करता है। नंबर 7वां पॉइंट दोस्तों, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। संप्रेषण समाज के एकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे लोगों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का विकास होता है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों संप्रेषण की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। संप्रेषण की प्रकृति, चलिए आइए देखते हैं। संप्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, गतिशील प्रक्रिया। संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव होते हैं। पहला, श्रवण कौशल, दूसरा वादक कौशल, तीसरा लेखन कौशल और चौथा दोस्तों पठन कौशल, यानी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। ठीक है, ये 4 अवयव हैं संप्रेषण कौशल के। आगे दोस्तों सामान्य रूप से हम लेखन कौशल और पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं, जबकि वादक कौशल और श्रवण कौशल कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रवण कौशल में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों सर्वव्यापक
सर्वव्यापक, निम्न स्तर के क्रमिक, मध्य स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक इस सूचना का रूपांतरण या संक्षिप्तीकरण करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी तब इस पर निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकारी मध्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करते हैं। आगे है दोस्तों नंबर 4 पॉइंट, द्विमार्गीय संदेश वाहन। सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण को दो तरफा रास्ता भी कहा जा सकता है। संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक भी संप्रेषण प्रक्रिया का अंग हो। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक को अपने छात्रों से कोई प्रक्रिया या प्रतिपुष्टि नहीं मिलती तो शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक या अप्रभावी माना जा सकता है। नंबर 5 दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है। संप्रेषण का अर्थ या संदेश इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। एक ही संदेश को अधिकृत रूप या विनम्रता से संप्रेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक पानी के गिलास के लिए पूछा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट, कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए। नंबर बी, मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। नंबर सी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। नंबर डी, क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हो। ठीक है, उपरोक्त सभी कथनों में संप्रेषण के विभिन्न संदर्भ हैं और उनके अनुसार अर्थ परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों, समरूपता और अनुपूरकता। ठीक है, समरूपता और अनुपूरकता। चलिए ये देखते हैं इसको। ये दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिन्न अंग होते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है और अनुपूरकता विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, यदि दो छात्र जो गणित में बहुत अच्छे हैं के उनके बीच एक अच्छा संप्रेषण होगा, यह समरूपता मानी जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों, यदि दो छात्र में से एक छात्र गणित में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी में कमज़ोर है और दूसरा छात्र अंग्रेजी में अच्छा है लेकिन गणित में कमज़ोर है, वे एक दूसरे के बीच अच्छा प्रशंसनीय संप्रेषण कर सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर 7वां पॉइंट, संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बैटसन के अनुसार बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। संप्रेषण के संदर्भ या संप्रेषण के संदर्भ में मुख्य 4 आयाम हैं। पहला, भौतिक संदर्भ। यह स्थान की भौतिक परिस्थितियों को संदर्भित करता है। यह उस जगह को दर्शाता है जहाँ पर संप्रेषण होता है। उदाहरणतया सम्मेलन कक्ष, शिक्षण कक्ष, खुली सभा इत्यादि। ठीक है, नंबर बी है दोस्तों, सामाजिक संदर्भ। आइए देखते हैं सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ मुख्य रूप से निम्न के बारे में होता है। पहला, संदेश का अर्थ क्या लिया जाए, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक संबंध एवं भूमिका पर निर्भर करता है। तथा दूसरा, समाज के मानदंड और संस्कृति भी इसमें निर्णायक भूमिका अदा करते हैं।
उदाहरण के लिए दोस्तों, कुछ व्यक्तियों का समूह यदि किसी विवाह समारोह में मिलता है तो उनका संवाद अनौपचारिक होगा। यदि कार्यालय की किसी मीटिंग में मिलता है तो वह औपचारिक होगा। नंबर सी है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक संदर्भ। यह औपचारिक या अनौपचारिक मित्रता या अमित्रता आदि पर्यावरण संबंधित विशेषताओं को संदर्भित करता है। यदि किसी दिन अध्यापक की मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव कुछ हद तक शिक्षण पर पड़ना स्वाभाविक है। नंबर डी दोस्तों, सामयिक संदर्भ। सामयिक संदर्भ क्या है, आइए देख लेते हैं। यह संप्रेषण में समय तथ्य को संदर्भित करता है। जैसे सुबह में हम मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, दिन के समय के दौरान व्यवसाय संबंधित पहलुओं इत्यादि के बारे में बात करते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के अलावा हम संप्रेषण के संदर्भ में यह भी कह सकते हैं कि सामान्य भाषा प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच किसी संवाद को अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से स्थापित करने में सक्षम होती है, जिससे संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। प्राप्तकर्ता को संदेश का अर्थ समझ आना चाहिए जो कि प्रेषक उसे समझाना चाहते हैं। संदेश का महत्व तभी होता है जब प्राप्तकर्ता को उस विषय वस्तु में रुचि हो। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर 8 पॉइंट हमारा सामान्य भाषा। इससे संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। प्राप्तकर्ता के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। इसके प्रभावी संप्रेषण हेतु मानसिक सामंजस्य की आवश्यकता है। कम से कम ऐसा मंतव्य तो होना ही चाहिए। इसके अलावा प्रभावी संदेश हेतु दोनों के लिए तात्पर्य होना भी आवश्यक है। आगे है 9वां नंबर पॉइंट दोस्तों, भाव प्रदर्शन। आइए देख लेते हैं भाव प्रदर्शन। संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि संप्रेषण सदैव मौखिक या लिखित हो। शारीरिक संकेतों से भी संप्रेषण किया जा सकता है। इसका वर्णन आगे आने वाले अनुच्छेदों में भी किया गया है। नंबर 10वां पॉइंट दोस्तों, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण औपचारिक या अनौपचारिक, मौखिक या गैर मौखिक विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जिनका वर्णन आगे के अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के अनुच्छेदों में किया गया है। आगे है दोस्तों हमारा संप्रेषण प्रणाली। संप्रेषण किसी सामग्री, लिखित या मौखिक संदेश का किया जाता है जो किसी माध्यम से होता है। इस हेतु एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये सब मिलकर संप्रेषण प्रणाली को जन्म देते हैं, जिसके 3 तत्व हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। संचार प्रणाली के क्षमा करिएगा, संचार प्रणाली के तत्व। ठीक है, संचार प्रणाली के तत्व। इसमें दोस्तों ये 3 प्रकार के हैं। इसमें विषय सामग्री, संचार की विधि और संचार की प्रक्रिया। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों विषय सामग्री, जिसका संप्रेषण करना है, जैसे आदेश, निर्णय, सूचना, आंकड़े आदि। दूसरा, संप्रेषण की विधि या तरीका में, जैसे लिख कर, बोल कर, सुन कर, हाव भाव या आचरण द्वारा। ठीक है, तीसरा दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया। विधि हो गया, प्रक्रिया देखते हैं। इसमें संदेश को स्रोत से लेकर संदेश पहुंचाने तक सभी आवश्यक अंग आते हैं, जैसे संवाददाता, संवाद माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता इत्यादि।
ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार। आइए पढ़ते हैं इसको, संप्रेषण के प्रकार को देखते हैं। संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है अवैयक्तिक संप्रेषण। अवैयक्तिक संप्रेषण को क्षमा करिएगा, आत्मचर्या, ओ सही था, आत्मचर्चा ही, ठीक है, मेरा ध्यान कहाँ है, क्षमा करिएगा दोस्तों। अवैयक्तिक संप्रेषण को आत्मचर्या, आत्मविचार या आत्ममंथन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह एक स्वचालित संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं का एवं दूसरों का मूल्यांकन करता है। इसमें ध्यान लगाना, चिंतन करना, इष्ट देव से प्रार्थना करना इत्यादि शामिल है। आगे हम प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हे परमात्मा, यह क्या हो गया, जब किसी संकट की स्थिति में हो तब, ठीक है, वाव, जब उत्तेजित हो इत्यादि। ये सब भी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। इस प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग हम अपने जीवन की योजना तैयार करने के लिए, हम जीवन में जो करना चाहते हैं उसका पूर्वाभ्यास करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से हम स्वयं से संवाद स्थापित करते हैं वह हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में विफल हो जाए, स्वयं से कहे मैं कितना मूर्ख हूँ, ठीक है, कुछ करने लायक नहीं हूँ, दूसरी ओर वह स्वयं से यह कहे मैं बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, एक सेकंड दोस्तों, ये लोग फिर परेशान, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना जरूरी है। अतः अंतःवैयक्तिक संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया होती है। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के आधार पर संप्रेषण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। टेलीफोन पर वार्तालाप, ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। संदेश भेजने के अनेक तरीके होते हैं, जैसे भाषा, शब्द, चेहरे की प्रतिक्रिया, हाथ हिलाना, आगे पीछे हटना, सिर हिलाना इत्यादि। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, समूह संप्रेषण। यह अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का विस्तार है जहां दो से अधिक व्यक्ति विचारों एवं कौशल का आदान प्रदान करते हैं। समूह संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जानना आवश्यक है। समूह संप्रेषण कितना बेहतर होगा, प्रतिपुष्टि कितनी अधिक मिलेगी, यह समूह के प्रधान और उसके सदस्यों के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 4 है जन संप्रेषण। आधुनिक युग में जन संप्रेषण काफ़ी प्रचलित शब्द है। इसका निर्णय दो शब्दों जन धन
संप्रेषण के योग से हुआ है। जन संप्रेषण का अर्थ विशाल जनसमूह के साथ संप्रेषण करने से है। इसे मध्यस्थता संप्रेषण भी कहा जाता है। यह यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है जिससे कई संदेशों को एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि अत्याधुनिक जन संप्रेषण माध्यम हैं। इसका वर्णन अलग से भी किया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। ठीक है, चैनल के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा मौखिक संप्रेषण। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण, आइए उसको हम लोग देखते हैं। शाब्दिक का अर्थ है शब्दों का प्रयोग करना। शाब्दिक संप्रेषण में संदेश शाब्दिक रूप से प्रसारित किया जाता है। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह मौखिक और लिखित दोनों तरह से हो सकता है। इस प्रकार के संवाद में सबसे बड़ा जोखिम किसी शब्द को स्वेच्छित अर्थ देने का होता है। शब्दों का अर्थ देश और काल के अनुसार परिवर्तित भी हो सकता है। सामान्यतः शब्द ऐसी कोई घटना नहीं होते जिनका हर बार रिकॉर्ड रखा जाए। शाब्दिक संप्रेषण को पुनः दो प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है, मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण। आइए देखते हैं दोस्तों आगे मौखिक संप्रेषण। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें मौखिक रूप से में वाणी द्वारा विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने रहते हैं। मौखिक संप्रेषण में प्रत्यक्ष वार्तालाप, टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप, भाषण, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, वीडियो, रेडियो, टीवी आदि को सम्मिलित किया जाता है। मौखिक संप्रेषण को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है। पिच मूलतः स्वर की उच्चता या निम्नता का स्तर है। यह ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। शिक्षक की आवाज़ और सही भाषा की जानकारी भाषण के मुख्य कारक होते हैं। ध्वनि मात्रा लोगों की संख्या और सामीप्य पर निर्भर करता है और इसे डेसिबल में मापा जाता है। नंबर 2 दोस्तों, गति। यह मूलतः शब्दों को बोले जाने के लिए गया समय होता है। जब संदेशवाहक बोल रहा हो तो नियमितता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एक नियमित रूप से या लयबद्ध आवाज़ आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। अनियमित भाषण अनिश्चितता का संकेत है। यदि शिक्षक धीमी गति से बात करता है तो छात्र हताश हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी पर्याप्त या वांछित ढंग से प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3 दोस्तों, उच्चारण में स्पष्टता। उचित उच्चारण और शब्दों का वितरण संदेश को प्रभावशील बनाने में योगदान देता है। यह संदेश वाहक के विचारों की स्पष्टता पर भी निर्भर करता है। पिच, वॉल्यूम, गति और स्पष्टता को पैरालैंग्वेज के घटक भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, मौखिक संप्रेषण के मुख्य लाभ।
नंबर 1, मौखिक संप्रेषण सहज और स्वाभाविक होता है। नंबर 2, इसे दूसरों को समझाना सरल होता है। नंबर 3, इस संप्रेषण में आमतौर पर शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुकूल होता है। नंबर 4, आमने सामने संवाद से कम त्रुटियां होती हैं। नंबर 5, तेज गति से संदेश का आदान प्रदान होने से समय की बचत होती है। नंबर 6, मौखिक होना मितव्ययी होता है। नंबर 7, गोपनीयता बनी रहती है। नंबर 8 दोस्तों, शारीरिक हाव भाव के साथ प्रभावपूर्ण संप्रेषण होता है। नंबर 9, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कागज, कंप्यूटर आदि। नंबर 10, मौखिक संप्रेषण की गति तीव्र होने से यह आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 11 है हमारा एक साथ कई लोगों के साथ संप्रेषण। और नंबर 12 दोस्तों, तुरंत प्रतिपुष्टि। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मौखिक संप्रेषण की सीमाएं। आइए देख लेते हैं मौखिक संप्रेषण की सीमाएं। पहला, लिखित संप्रेषण की तरह मौखिक संप्रेषण में शब्द स्थायी नहीं होते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौखिक संप्रेषण में बोले गए कई शब्द हवा में ही गायब हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, सुने हुए शब्दों को याद रख पाना कठिन कार्य है। इस बात की संभावना लंबे संदेश में अधिक होती है। नंबर 3, मौखिक संप्रेषण को अन्य संस्कृतियों के लोगों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। नंबर 4, लिखित संप्रेषण की तुलना में मौखिक संप्रेषण की विधिवत मान्यता कम होती है। आगे है दोस्तों नंबर 5, मौखिक संप्रेषण का प्रयोग का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण अब के बाद हम लोग लिखित संप्रेषण देखते हैं। लिखित संप्रेषण में लिखे हुए संकेत और प्रतीक दोनों मुद्रित या हस्तलिखित रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा बड़ा कर ले। हाँ ठीक है, हस्तलिखित रूप में उपयोग किए जाते हैं। लिखित संप्रेषण से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो शब्दों में तो होती है, लेकिन उसका स्वरूप मौखिक ना होकर लिखित होता है। संदेश वाहक का लेखन कौशल, शैली, ज्ञान एवं व्याकरण का प्रयोग संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। लिखित संप्रेषण में संदेश ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण माध्यमों का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं लिखित संप्रेषण के लाभ। नंबर 1, इस संप्रेषण में संदेश को भेजने से पहले कई बार संपादित और संशोधित किया जा सकता है, जिससे संदेश में त्रुटि की संभावना कम से कम रहती है। नंबर 2, लिखित संप्रेषण प्रत्येक भेजे गए संदेश का एक स्वचालित रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिसका भविष्य में साक्ष्य और संदर्भ के रूप में प्रस्तुतिकरण संभव है। नंबर 3, लिखित संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। आगे है दोस्तों नंबर 4, लिखित संप्रेषण में प्राप्तकर्ता संदेश को पूरी तरह से समझने और उचित प्रतिपुष्टि देने के लिए अधिक सक्षम होता है। नंबर 5, कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी। आगे है दोस्तों लिखित संप्रेषण की सीमाएं। नंबर 1,
इस संप्रेषण में सहज संप्रेषण की संभावना मौखिक संप्रेषण से कम होती है। यद्यपि आजकल चैटिंग आदि का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। नंबर 2, यह अगर औपचारिक हो तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट है, मौखिक की तुलना में इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कागज़, मोबाइल, टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि। नंबर 4, मौखिक संप्रेषण की तुलना में अधिक जटिल। नंबर 5, अलग अलग प्राप्तकर्ताओं द्वारा अलग अलग व्याख्या संभव। आगे है, व्यावहारिक रूप में संप्रेषण मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण का मिश्रण होता है। आगे दोस्तों, अशाब्दिक संप्रेषण। हम प्रायः यह कहते हैं कि करनी कथनी से अधिक बलवती होती है। आगे है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत विचारों व भावनाओं को बिना शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जब विचारों व भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, तब अशाब्दिक संप्रेषण ही सबसे प्रभावी माध्यम होता है। आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्क, स्पर्श, वाणी संकेत आदि अशाब्दिक संप्रेषण के अलग अलग रूपांतर हैं। आगे, यह संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण का पूरक होता है और संदेश में छिपा अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो सकता है। पहला पॉइंट, शारीरिक मुद्रा। उदाहरण के लिए हाथ हिलाना, हाथों से संकेत करना, मुंह हिलाना, इधर उधर चलना। नंबर 2, वेशभूषा। वेशभूषा से सामने वाले की मन स्थिति का पता चलता है, उसकी संस्कृति, व्यवहार, विचार और पृष्ठभूमि का बोध होता है। नंबर 3 दोस्तों, स्पर्श। स्नेहवश किसी के गाल को थपथपाना, दुख की घड़ी में किसी के सिर या कंधे पर हाथ रखना व बाँह पकड़ना, दोस्तों से हाथ मिलाना इत्यादि अमौखिक संप्रेषण है। उदाहरण के लिए, यदि आप भीड़ में किसी को स्पर्श करते हैं तो वह आपको आगे जाने के लिए जगह दे देता है। नंबर 4, निकटता। इससे सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। उपरोक्त के अलावा संपर्क, व्यक्तित्व का प्रभाव आदि भी अशाब्दिक संप्रेषण के अवयव हैं। आगे दोस्तों, हम लोग की जानकारी के लिए कुछ दिया है, देखते हैं। काइनेसिक्स, मेटा संप्रेषण एवं पैरालिंगुइस्टिक्स, ये तीनों शब्द गैर मौखिक संप्रेषण के विभिन्न आयाम हैं। आगे देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, काइनेसिक्स को पहले देखते हैं दोस्तों। यह गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संप्रेषण का एक ही रूप माना जाता है। इसको संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरणतः शारीरिक हाव भाव, संकेत, बोली, समभाषा, स्पर्श। आगे देखते हैं दोस्तों, स्पर्श। आगे है हमारा नेत्र संपर्क। सरल भाषा में यह शरीर की भाषा की व्याख्या है। ठीक है। आगे, मेहराबिया के अनुसार संप्रेषण में शब्दों का 7%, स्वर के लहजे का 38% और हमारे शरीर की भाषा का 55% योगदान रहता है। इसको हमने 7/38/55 नियम का नाम दे दिया है। ठीक है।
7/38 38/55 नियम का नाम दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 Vs बन जाते हैं। ठीक है, आगे वर्बल, वोकल एंड विजुअल। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार व्यवहारिक रूप में संप्रेषण मौखिक एवं गैर मौखिक संप्रेषण का एक मिश्रण है। आगे है मेटा संप्रेषण। आइए देखते हैं मेटा संप्रेषण। प्रायः हम जो कहते हैं और जो अर्थ गृहीता तक पहुंचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है। सभी अशाब्दिक संकेत जैसे कहने का लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी। ऐसी स्थिति को समझने को मेटा संप्रेषण कहते हैं। यह संप्रेषण प्रक्रिया सतह के नीचे चलती है। मेटा शब्द को हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगों में भी एक उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है एक अंतर्निहित परिभाषा या विवरण। आगे है पैरालिंग्विस्टिक। आइए देखते हैं इसको। यह संप्रेषण स्वर का और शब्द कैसे कहे गए हैं इस बात का अध्ययन है। जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं, आप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ कह जाते हैं, जिनका अक्सर आपके कहे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता। पैरालिंग्विस्टिक संकेत आपके कहे वचनों के हर तत्व और अर्थों के भेद को वर्णित करता है। आगे अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित कुछ और शब्द निम्न रूप से वर्णित है। आगे है निम्न रूप से वर्णित है। ओकुलिसिक्स संप्रेषण में नेत्र या पलकों का प्रयोग करना। आगे है दोस्तों प्रोक्सेमिक्स स्थल का उपयोग यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है। आगे है हैप्टिक्स स्पर्श करना। हैप्टिक्स मतलब स्पर्श करना। आगे है ऑब्जेक्टिक्स संप्रेषण में वस्तुओं आदि का प्रयोग करना, किसी वस्तु की ओर इंगित करना आदि। आगे है दोस्तों क्रोनेमिक्स समय का प्रयोग, किस समय क्या बात करनी है आदि। यूरोपियन या जापानी लोग भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही समयबद्ध हैं। यह भी एक प्रकार से संप्रेषण का ही भाग है। आगे है दोस्तों ऑल्फैक्टिक्स गंध या महक आदि का प्रयोग। यदि आप कोई इत्र खरीदना चाहते हैं तब उसकी सुगंध एक प्रकार से संदेश ही है। इसका प्रभाव सुनने या देखने से भी ज़्यादा दीर्घकालिक है। ठीक है, आगे है दोस्तों गस्टोरिक्स स्वाद का प्रयोग। गस्टोरिक मतलब स्वाद का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो इतना ही बड़ा रहते हैं तो फिर बोरिंग लगने लगेगा, आप लोग भी पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। संप्रेषण का ये पहला वीडियो जो है भाग 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग भाग 2 लाएंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर प्राप्त हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार KVS मदान के बुक को हिंदी जो है ऑडियो बुक के रूप में यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों का भला हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए,
खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों। और वीडियो में जो भी गलती हुआ रहेगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।